हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजी, स्वॉट एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी, रिलेटेड अनरिलेटेड, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ें क्या हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जो कि थोड़ा पुराना है लेकिन एक सिंपल एंड पावरफुल फ्रेमवर्क है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड स्कोप क्या होता है, इसको जानेंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में समझेंगे। पोर्टफोलियो कंपनीज, ऐसी कंपनी जो कॉन्ग्लोमेरेट टाइप की कंपनीज होती हैं जिसके अंडर बहुत सारी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स एसबीयूज होती हैं, जैसे टाटा ग्रुप जो कि स्टील में भी है, ऑटोमोबाइल्स में भी है, रियलिटी सेक्टर में भी है, फूड एंड बेवरेजेस में भी है। तो इस तरह की कंपनीज जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में है, तो उनकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जो कि 2000 में आई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी जो कि आज की इंटरनेट इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। उसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि विजन, मिशन, गोल, ये सब क्या चीजें हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी वो यही से फ्लो होती है। कोई भी ग्रोइंग कंपनी है, अगर उस कंपनी का विजन मिशन नहीं है तो उस कंपनी के फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो कंपनी कंफ्यूज हो जाएगी, अपने रिसोर्सेज का, अपनी कैपेबिलिटी का वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगी। विजन क्या होता है? अल्टीमेट डेस्टिनेशन, कि अल्टीमेटली हम कहां पे पहुंचना चाहते हैं एज अ कंपनी। मिशन क्या है कि उस विजन को अचीव करने के लिए हम क्या काम करेंगे। और मिशन जो है वो कंपनी का पर्पस बनता है, उससे चीजें फिर फ्लो करती हैं। गोल क्या है? गोल कि उस विजन को अचीव करने के लिए वी आर पावर्ड बाई दैट मिशन, वो हमारा पर्पस है, लेकिन हम उसमें क्या, हमारी माइलस्टोन्स क्या होंगे। और स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या रणनीति अपनाएंगे, हम उसको कैसे अचीव करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिंक्डइन कंपनी है जिसपे कि नाउ इट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो लिंक्डइन पे आप लोग का प्रोफाइल भी होगा, तो लिंक्डइन का अगर आप विजन देखेंगे तो उनका विजन है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी पर्सन ऑन द ग्लोब। और उनका मिशन क्या है कि टू कनेक्ट प्रोफेशनल्स इन अ प्रोडक्टिव एंड यूजफुल मैनर। तो विजन से फ्लो होता है मिशन, मिशन से फ्लो होता है गोल, और गोल को अचीव करने के लिए फिर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। तो ये फ्रेंड्स हमें क्लियर हो गया। और प्लान क्या होता है कि हम क्या स्पेसिफिक एक्शंस, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम क्या स्पेसिफिक एक्शंस लेंगे, और उसको अचीव करने के लिए हम उस स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। प्लान हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने डिस्कस किया अभी कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, कि एट अ कॉर्पोरेट लेवल हम स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं, और अगर उस कॉर्पोरेट की मल्टीपल यूनिट्स हैं, या अगर वो कंपनी डिफरेंट बिजनेसेस में है तो उसके डिफरेंट बिजनेस एसबीयूज की जो स्ट्रैटेजी होगी, तो वो क्या होगी? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होगी। अब दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पता भी होगा। ये बहुत सिंपल है लेकिन एक पावरफुल टूल है, क्योंकि कोई भी अगर हम इंसान की एनालॉजी लें तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं। अगर आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, स्पोर्ट्स से ले लो, पॉलिटिक्स से ले लो, बिजनेस वर्ल्ड से ले लो, तो आप देख लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, मोदी जी को ले लो, तो ये लोग जो है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ऐसा नहीं कि इनके अंदर वीकनेसेस नहीं है, लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ को और हार्नेस करते हैं, उसको और यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह कंपनीज भी अगर अपना लिस्ट डाउन करें कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, स्वॉट में SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ वीकनेस से आपको अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज और इंटरनल वीकनेसेस का पता लगता है,
और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट से आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पता लगता है। तो बड़ा सिंपल और पावरफुल टूल है। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कि जैसे हर कंपनी की, जैसे हर एक इंसान की एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। कोई बहुत क्रिकेट में देख लें तो कोई बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, कोई बहुत अच्छी बैटिंग करता है, कोई बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता है। तो जनरली इसी तरह कंपनी की भी एक कोर कॉम्पिटेंस होगी। जैसे गूगल है तो सॉफ्टवेयर में बहुत पावरफुल है। इसी तरीके से लेट से अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक को ले लें तो वो जो है हैवी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पावरफुल है। तो हर एक कंपनी का एक कोर कॉम्पिटेंस होता है। तो अगर कंपनी उस कोर कॉम्पिटेंस पे कंसंट्रेट करेगी और उसको यूटिलाइज करते हुए कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी तो उसके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इससे कोर कॉम्पिटेंसी से जो है एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है, हो सकता है, या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी जो काम कर रही है, जो उसकी कोर कॉम्पिटेंस है, उससे रिलेटेड एरियाज में वो एंटर करती है। तो उसमें उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी को वो कैपेबिलिटीज़ पता है, उससे कैसे डील करना है। तो उसमें उसका स्ट्रेंथ है। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जो बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, ये कई बार अपॉर्चुनिस्टिक, अगर कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आई या कोई ऐसा मार्केट है तो वहाँ पे कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, तो कई बार कंपनीज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करती हैं। बट ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो कंपनी को उस एरिया में भी अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटरनली डेवलप करे या आउटसोर्स करके करे, बट अल्टीमेटली कंपनी को उस एरिया में मास्टरी डेवलप करनी पड़ेगी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे एक्सपर्ट्स, तो वो जनरली कंपनी को बोलते हैं कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हैं। अब दोस्तों आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व के बारे में। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व, जैसे एक इंसान की लाइफ होती है कि वो पैदा होता है, फिर वो ग्रो करता है, यंग होता है, फिर ओल्ड होता है और अल्टीमेटली मर जाता है। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है उसका भी ऐसे ही लाइफ होता है। जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स को वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो वो उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद जब प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसके उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता चल जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों का उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ग्रोथ फेज में एंटर होता है, जहाँ पे कि उसका रेवेन्यू, प्रोडक्ट की सेल्स और बढ़ती है। फिर मैच्योरिटी स्टेज में आता है जहाँ की वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो जाता है और वो प्रोडक्ट का मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्स वो बेस्ट फेज है, मैक्सिमम सेल्स अचीव होती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो ये अगर हम इसको देखें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कई सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें कि टीवी को देख लें तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टीवी लिखी हुई है, बट कोई भी टीवी जो टिपिकल नॉन स्मार्ट टीवी थी वो डिक्लाइन फेज में है। अगर आज कोई भी नॉन स्मार्ट टीवी अगर खरीदेगा तो जनरली बहुत कम खरीदेंगे, या लोग जो है इसलिए खरीदेंगे कि बहुत चीप मिल रहा है या सेकेंड हैंड मिल रहा है। जनरली चीप मिल रहा है इसलिए खरीदेंगे। अगर आप फ्रेश टीवी खरीदने जाएंगे तो मोस्टली लोग ऐसे फीचर्स देखेंगे जो स्मार्ट हो, इंटरनेट कंपैटिबल हो। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व है। और अगर आप देखो, एग्जांपल देखो, जैसे सोनी है, तो सोनी ने ही अपनी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट था उसको रिटायर करके नई स्मार्ट टीवीज वो लेके आ रहे हैं। तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं वो जानती हैं कि मार्केट में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं, तो इसीलिए वो जो है प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड करके या नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, और पुराने प्रोडक्ट्स जो है जो धीरे धीरे फैशन में नहीं है, ऑब्सोलीट है, उनको वो रिटायर करती जाती हैं। और दोस्तों एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, सिंपल है और इसीलिए पावरफुल है, पेस्टल फ्रेमवर्क। तो पेस्टल फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशियो कल्चरल, T से टेक्नोलॉजिकल, E से एनवायरमेंटल और L से लीगल। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें हर एक जो टॉपिक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारी ईच टॉपिक अफेक्ट्स एनी बिजनेस। कुछ बिजनेसेस के लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है, ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है,
कुछ बिजनेसेस के लिए कोई और टॉपिक ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर हम देखें, जैसे इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमी से हर एक कंपनी अफेक्ट होती है। एनवायरमेंटल देख लें तो अगर कोई लेट से केमिकल कंपनी है या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहा है तो वहाँ पे जो है एनवायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है तो वहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी अगर बैंकिंग या एनबीएफसी है, लोगों से मनी रेज कर रही है, तो वो कंपनी जो है उन ज़्यादा उनके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल होता है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर मोबाइल में है या लैपटॉप बिजनेस में है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिसमें कि जो भी फैक्टर्स एक कंपनी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं और उसके अंडर क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसको लिस्ट डाउन करते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि सारे रिस्क जो कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं वो हमें पता चल जाते हैं और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमें अब इस रिस्क से डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पेस्टल फ्रेमवर्क जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है वो बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत हाई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए जो है ये यूज़फुल है और पावरफुल है। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे और अगर समय रहा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।